हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का अंतिम और 10वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 9 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा, एक और नलिनी रूपल के मैसेज देख अपनी जीत की खुशी मना रही थी। वहीं दूसरी ओर गौतम और शिखा रूपल के इस कदम से वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। नलिनी की असलियत जानकर जतिन भी फोन करके शादी से इनकार कर देता है। ये सुनकर जगताप का पारा हाई हो जाता है। अब आगे जतिन से क्या पूछूं, पहले तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या किया जो उसने ऐसा फैसला ले लिया? फिर वही बात डैड, मैंने कहा तो आपसे, ये बात वही बता सकता है कि उसने अपना इरादा क्यों बदल लिया। और मम्मा आप क्यों चुप बैठे हो? आपको तो वो बहुत जेंटलमैन लगता था ना, देख लो आपका ये जेंटलमैन भी मिहिर की तरह ही दगा दे गया। विभा देख रही हो इसके तेवर। जतिन ने इनकार कर दिया, ये सुनकर इसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आई। ऊपर से उसी पर आरोप लगा रही है। मैं जतिन को अच्छी तरह समझता हूँ। उसने इतना बड़ा निर्णय तो अकारण नहीं लिया होगा। जरूर कोई बड़ी वजह है जो वो अचानक ये फैसला ले बैठा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जेठी, आप उसे अभी घर बुलाइए, हमें उससे बात कर इस बात की सच्चाई जानना चाहिए। उससे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले ये बताए, इतनी बड़ी बात सुनकर भी इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? नलिनी सच कहो, क्या बात है? फर्क तो तब पड़ता डैड जब वो मुझे दिल से पसंद होता। आप दोनों को उसमें जाने क्या दिखा जो उसे अपना दामाद बनाने पर तुल गए। मैंने तो हाँ आप दोनों की खुशी के लिए कर दी, अब उसने शादी करने से मना कर दिया तो क्यों किया ये मैं कैसे बताऊं डैड? तुम सच कह रही हो? जगताप ने पूछा। सच्ची डैड, एक काम कीजिए, आप कल जतिन के साथ मीटिंग फिक्स कर लीजिए, आमने सामने बैठकर बात करते हैं इस विषय में, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। कहकर नलिनी कमरे में जाते जाते रुकी और बोली, एक बात और डैड, उसने ऐसा क्यों किया पता चल जाए तो प्लीज अब उससे शादी के लिए फोर्स मत करना। उसके इनकार के बाद अब मुझे उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं। अगर गलती तुम्हारी निकली तो। नलिनी उनकी बात का जवाब दिए बगैर चली गई। देखो कैसे अनसुनी करके चली गई। मुझे लगता है विभा, इस लड़की के कारण हम एक बार फिर से जग हंसाई के पात्र बन जाएंगे। ऐसा मत कहो जेठी, हो सकता है इस बार नलिनी सही कह रही हो। क्यों ना कहूँ, इतनी बड़ी बात होने के बाद भी तेवर देखो इसके। मुझे 100% नलिनी की गलती नजर आ रही है। विभा, जिस लड़की के शादी के कार्ड बन चुके हो उसे फर्क ना पड़े, ऐसा हो सकता है? ऊपर से कह रही है कि उसने जतिन में इंटरेस्ट नहीं। सच में शादी टूट गई तो हम लोगों से क्या कहेंगे? क्यों शादी टूटी? शांत हो जाइए जेठी। विभा खुद अंदर से डरी हुई थी पर ऊपर से जगताप को दिलासा देने की नाकाम कोशिश करने में लगी थी। दादा, आप नागपुर के लिए निकल गए क्या? सचिन ने फोन करके पूछा। नहीं सचिन, बस निकलने वाला हूँ। क्यों, क्या हुआ? जीवन ने पूछा। मेरा काम भी जल्दी खत्म हो गया दादा, मैं भी आ रहा हूँ नागपुर। वो अच्छा, आजा मिलते हैं। वैसे सचिन, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अब तो हमारे बच्चों की शादी भी हो चुकी है तो फिर अग्रवाल जी से मिलना क्या जरूरी है? जरूरी है दादा। रूपल, मिहिर और गौतम की बात सुनकर इतना तो समझ आ गया है कि वो लड़की एक नंबर की जिद्दी, घमंडी और बदतमीज लड़की है। ऐसी लड़कियां अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सो तो है सचिन, नलिनी अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जीवन ने सहमति जताई। इसीलिए मैं चाहता हूँ दादा, उसके पेरेंट्स को भी उसकी हरकतों के बारे में पता होना चाहिए। क्या गारंटी है कि वो इनकी जिंदगी खराब करने के लिए फिर से कोई कांड नहीं करेगी? मैं रिस्क नहीं लेना चाहता दादा। उसके पेरेंट्स को सच्चाई मालूम होगी तभी तो वो उसे दूसरों की जिंदगी खराब करने से रोक पाएंगे। सही कहा। चलो मैं निकलता हूँ, तुम आ जाओ तो साथ में मिलकर बात करते हैं। फोन डिस्कनेक्ट करके जीवन स्टेशन के लिए निकल गए। विजया, कल जीवन भाई साहब और समधी जी आने वाले हैं। समधी जी तो मना कर रहे थे, फिर अचानक उनका काम समय पर खत्म हो गया तो वो भी आ रहे हैं। अच्छा है, कल बच्चे भी लौट आएंगे, उनके सामने सब बातें क्लियर हो जाएंगी। दोनों चैन से तो जिएंगे। तुम शिखा और गौतम को फोन कर देना। अम्मा, मैं श्रीवास्तव जी की पूजा में जा रहा हूँ, थोड़ी देर होगी आने में, यशपाल जी कहते हुए बाहर चले गए। ठीक है लल्ला। विजया, एक कप चाय बना दो, पता नहीं क्यों सिर दर्द हो रहा है। जी अम्मा, अभी लाइए। नलिनी नाम की फांस हमेशा के लिए मेरे बेटे के जीवन से निकल जाए तो दोनों बच्चों को सुखी देख हम भी निश्चिंत हो जाए।
ईश्वर सब अच्छा ही करेंगे विजया, मेरा गौतम खरा सोना है। वो लड़की अभी तक मेरे गौतम का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपकी बात में दम है अम्मा, मैं चाय लेकर आती हूँ। विजया अपनी सास की ओर देखकर बोली और अंदर चली गई। शिखा, तुम्हारे फोन में नेटवर्क है तो माँ को बता दो, हम 2 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। सॉरी गौतम, मैं मौसी से बात करने में फोन चार्ज करना भूल गई। ओह कोई बात नहीं। गौतम निवि से मिलकर लौटते समय शिखा से मिलने उसकी मौसी के यहाँ उसे लेने चला आया था। मौसी दोनों को रात वहीं रुकने के लिए फोर्स कर रही थी। गौतम कुछ कहता उससे पहले ही शिखा बहाना बनाकर उसके साथ शाम को ही नागपुर के लिए निकल दी। मौसी जी कितना रोक रही थी, शिखा तुम रुकी क्यों नहीं? रुक तो जाती गौतम, फिर दादी माँ और चाची के साथ रहने का समय कम हो जाता। 2 दिन बाद हमें मुंबई के लिए निकलना है, अब तो छुट्टी मिलने पर ही घर आना होगा। हाँ सही कहा तुमने, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे वाह, मेरे मोबाइल का नेटवर्क आ गया। पहले माँ से बात कर लूं, फिर पराग और मानव को कल घर पर बुलाकर सरप्राइज देता हूँ। गौतम पराग को कॉल करने ही वाला था कि विजया का फोन आ गया। माँ का फोन जरूर कब आओगे पूछने के लिए फोन किया होगा, गौतम ने कहा। रुको गौतम, शिखा ने हाथ बढ़ाकर कॉल अटेंड करने से रोका। क्यों, क्या हुआ? रोका क्यों? रोकने के लिए सॉरी गौतम, पर माँ को अभी ये मत बताना, हम 1 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। क्यों पर? वो इसीलिए कि अचानक हमें अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी, शिखा बोली। सच कह रही हो तुम माँ, हमें देख खुश तो बहुत होगी। मैंने सुबह ही उन्हें बताया था कि तुम्हारी मौसी 1 दिन और रुकने को कह रही है तो शायद आने ना दे। बात करो माँ से, उन्हें टेंशन हो रही होगी कि तुम उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे। गौतम कॉल लगाता है। हाँ माँ, कॉल किया था, फोन चार्ज पर रखा था, उठाने आया तब तक डिस्कनेक्ट हो गया। ओके कोई बात नहीं, मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया कि कल कितने समय तक निकलोगे तुम दोनों? विजया ने पूछा। जल्दी निकल लेंगे माँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? सब ठीक है, कल जीवन भाई साहब और समधी जी आ रहे हैं, तुम दोनों भी समय पर आ जाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है माँ, हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर गौतम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वाओ, कल पापा आ रहे हैं। उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया और फ़ोन भी नहीं किया। शायद वो भी मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। शिखा माँ की बात सुनकर खुशी से झूम उठी। गौतम उसकी खुशी देखकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? गौतम को एकटक देखते देख शिखा शर्मा गई। वो बस कुछ ऐसे ही, मैं तो। गौतम शिखा के प्रश्न का जवाब देने की जगह झेम गया। उसके रिएक्शन पर शिखा जोर से हंस पड़ी। ओके बाबा, मैं तुम्हारा मतलब समझ गई, पराग को कॉल करने वाले थे। ओ हाँ, बातों में भूल गया। गौतम पराग को कॉल लगाने लगा। हेलो पराग। हाय गौतम, कैसे हो? अरे यार, मैं 1-2 दिन में तुम्हें कॉल करने वाला था यार, तेरी शादी टूट गई ये जानकर बहुत बुरा लगा। पराग के मुंह से ये सुनकर शिखा और गौतम आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। 1 मिनट पराग, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं फिर से तुम्हें कॉल करता हूँ। गौतम कॉल डिस्कनेक्ट करके शिखा से बोला। जिस बात के धोखे में नलिनी है वो बात इसे कैसे पता चली? मुझे कैसे पता होगा गौतम, ये तो तुम्हारा दोस्त है। आप रूपल दी से पूछो, कहीं उन्होंने तो। पर वो क्यों कहेंगी? उन्होंने नलिनी को धोखे में रखना था तो उसे वो मैसेज भेजे थे। तुम पराग से ही पूछ लो, उसे ये बात कैसे पता चली। और हाँ, अभी उसे सच मत बताना। गौतम पराग को कॉल करता है। हेलो पराग, अब आवाज़ आ रही है? मुझे तो पहले ही क्लियर आवाज़ आ रही थी, तुम्हें आ रही है ना? हाँ आ रही है। अच्छा, तू शादी की क्या बात कर रहा था? कल मानव के स्टूडियो गया था, वो बता रहा था कि तुम्हारी शादी में कुछ बवाल मच गया था। मैं तो सुनकर शॉक्ड रह गया कि कुछ फोटोग्राफ्स के चलते ये सब हुआ। ये शादी हो जाती तो तेरी और शिखा की जोड़ी बहुत सुंदर लगती। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, शायद हमारा रिश्ता ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मानव और क्या कह रहा था? मैंने तो उसे कुछ बताया नहीं, तो फोटोग्राफ्स की बात उसे कैसे पता चली? ये तो मैंने भी नहीं पूछा गौतम, तू बता, तुझे पता चला किसने फोटोज भेजे? पराग ने पूछा। पता नहीं पराग, एक बात तय है कि ये काम मेरे किसी बहुत करीबी का था। किसी ने मेरे और नलिनी के 3 साल पुराने फोटोज में छेड़छाड़ करके शिखा को भेज दिया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मैंने शिखा का नंबर किसी को न दिया। नहीं, शिखा ने यहाँ नागपुर में अपना नंबर किसी को दिया, तो फिर ये कांड कैसे हुआ? नंबर जानना कोई बड़ी बात है गौतम? सगाई के समय तुझे ही ध्यान ना रहा होगा, तूने किसी को दे दिया होगा। नहीं यार, नलिनी के कारण मैंने क्या, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उसका नंबर किसी को नहीं दिया। हो सकता है तुम किसी को बता रहे हो, तब किसी ने सुनकर सेव कर लिया हो, ठीक वैसे ही जैसे मानव ने कर लिया था। मानव ने? कैसे, कब?
गौतम ये सुनकर चौंक गया और शिखा को सवालिया नज़रों से देखने लगा। वो भी हैरान परेशान नज़र आने लगी थी। सगाई वाले दिन शिखा अपनी मम्मी के फ़ोन से किसी से बात कर रही थी और उसे बोल रही थी कि मैं अपना नंबर देती हूँ, आप आगे की अपडेट मुझे कॉल करके दे। जब शिखा उस इंसान को अपना नंबर बता रही थी तो मानव ने नंबर सेव कर लिया और मुझे भी सेंड कर दिया ताकि कभी तेरा नंबर न लगे तो हम शिखा के जरिए तुझसे बात करें। और तुम दोनों में से किसी एक ने नलिनी को नंबर दे दिया, राइट्स? गौतम ने पूछा। कैसी बात कर रहे हो गौतम? मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी उस लड़की से बात नहीं की। मैं उसे शिखा का नंबर क्यों दूंगा? तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं नलिनी को जरा भी पसंद नहीं करता, तो उसे शिखा का नंबर देने क्यों जाऊंगा? तो फिर तुमने और मानव ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? इसमें बताना जैसा कुछ लगा नहीं इसीलिए, पर अब लग रहा है कि बता देना चाहिए था। कुछ दिन से मानव और नलिनी का मेलजोल काफ़ी बढ़ा हुआ था और अब अचानक मानव ने स्टूडियो खोल लिया। कहीं इन दोनों के आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? पराग की आवाज़ में चिंता झलकने लगी। तू कल घर आ, बैठकर बात करते हैं। मानव को इस बारे में कुछ नहीं बताना। ओके गौतम, कल मिलते हैं, कहकर पराग ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। विजया यशपाल ने बैठक से आवाज़ लगाई। जी, कुछ चाहिए आपको? मैं अम्मा की मालिश कर रही हूँ, विजया ने कांति देवी के कमरे से जवाब दिया। आज उनके घुटनों का दर्द बढ़ गया था, इसीलिए विजया घुटनों में तेल की मालिश कर रही थी। देख लो जाकर, कोई ज़रूरी काम होगा, कांता देवी ने कहा। कोई ज़रूरी बात नहीं करनी अम्मा, नहीं तो दोबारा आवाज़ लगाते। मैंने गौतम को फ़ोन किया या नहीं, यही पूछना होगा। ओह अच्छा, कब आ रहा है लल्ला? कल कितनी भी जल्दी निकलेंगे तो भी दोपहर हो ही जाएगी। बस कर जाओ, तुम लोग भी जाकर खाना वाना खाओ। बस थोड़ी सी मालिश और कर दूं, आप सो जाओ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, कांता देवी आंख बंद करके लेट गई। चलो शिवपाल, हम भी वहीं चलते हैं। चलो गीता, हम लोगों के लिए खाना अम्मा के कमरे में ले आना। अम्मा ने खा लिया क्या? नहीं खाया हो तो उनके लिए भी खाना लगा दो। अम्मा खाना खा चुकी है, आप लोग चलिए, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मा सो गई क्या? यशपाल ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। अभी नहीं बेटा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, हमने और शिवपाल ने सोचा है कि आज आपके कमरे में बैठकर खाना खाते हुए आपसे एक समस्या का हल पूछ लेते हैं। समस्या? कैसी समस्या यशपाल? अम्मा, मैं और शिवपाल को एक ही चिंता सताई जा रही है कि कल जीवन भाई साहब और समधी जी आ रहे हैं, पर क्या अग्रवाल जी हम लोगों को अपना टाइम देने के लिए तैयार होंगे? आप दोनों ऐसा क्यों सोच रहे हो? विजया ने पूछा। विजया कहाँ इतना बड़ा बिजनेसमैन और कहाँ हम। चलो ये बात भी छोड़ दो, अगर उन्होंने मुलाकात कर भी ली तो क्या वो हमारी बात पर विश्वास क्यों करेंगे? उनके लिए तो उनकी बेटी पहले होगी ना। कहीं उन्होंने हमें धक्के मारकर निकाल दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है। बात तो यशपाल सही कह रहा है नलिनी। गौतम साथ पढ़े जरूर है, पर गौतम अभी उसके घर भी नहीं गया तो हम लोग तो उनके लिए अपरिचित ही ठहरे। इस तरह से तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं अम्मा। पर आप लोग चिंतित मत हो, मुझे विश्वास है जीवन भाई साहब अग्रवाल जी से मिलने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, विजया बोली। कैसे भाभी? शिवपाल ने पूछा। भैया भूल गए क्या? अरे जीवन भाई साहब की बेटी रूपल नलिनी की बेस्ट फ्रेंड रही है, इसीलिए उसका उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। अग्रवाल रूपल की शादी में भी गए थे। वो दोनों पति पत्नी उसे बेटी जैसा मानते हैं। रूपल उन्हें मिलने के लिए मना लेगी, फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। हमारा खाना हो गया, मैं तो सोने चला, अब तुम भी सो जाओ अम्मा। तुम दोनों भी खाना खाकर लेटो, कल बहुत काम है। यशपाल और शिवपाल खाना खाकर सोने चले गए। विजया गीता भी काम समेटकर सोने जा ही रही थी कि डोरबेल बज उठी। रात के 11 बजे कौन आया होगा भाभी? गीता ने किचन की लाइट्स ऑफ करते हुए पूछा। क्या पता, देखती हूँ कौन आया है विजया। अंदर से यशपाल ने आवाज़ लगाई। देख रही हूँ गौतम के पापा, तुम दोनों इस समय। विजया दरवाज़ा खोलते ही आश्चर्य से बोली। कौन आ गया भा? अरे गौतम शिखा, तुम दोनों तो कल आने वाले थे, अचानक कैसे? गीता खुशी से चहक कर बोली। सरप्राइज! गौतम हंसता हुआ माँ और काकी के पैर छूने लगा। देखा गीता, शादी होते ही आइडिया आने लगे इसके खाली दिमाग में। विजया उसके चपत लगाकर बोली। ये मेरा नहीं, ये शिखा का आइडिया था माँ, मुझे कहाँ ये आइडिया जाते हैं। गौतम हंसकर बोला। माँ, ये सामान मौसी ने दिया है आप सबके लिए। शिखा ने पैर छूकर साथ लाया बैग विजया की ओर बढ़ाया। ये बैग सुबह दादी को दे देना बेटा, उन्हें अच्छा लगेगा। तुम दोनों भूखे होंगे, हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ, विजया ने कहा। माँ परेशान मत हो, सो जाओ जाकर, हम दोनों खाना खा चुके हैं, गौतम ने कहा। कहाँ खाना खाया है जनाब? यशपाल गौतम की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए।
पापा, शिखा की मौसी ने बहुत मना किया फिर भी नहीं मानी। उन्होंने खाना पैक कर दिया था तो हम लोगों ने खा लिया। ठीक है तो जाओ आराम कर लो, यशपाल ने कहा तो सब अपने अपने कमरों में चले गए। विभा, कल ध्यान रखना ये लड़की कहीं जाए नहीं। मैं शाम को जतिन को साथ लेकर आता हूँ, पता तो चले आखिर मामला क्या है। वो अचानक शादी से मना क्यों कर रहा है? अगर जतिन गलत निकला तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और नलिनी? विभा ने शांत लहजे में पूछा। नलिनी निकली तो उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करके सारे ऐशो आराम छीन लूंगा। कल कठोर निर्णय लेना ही होगा विभा, नहीं तो ये लड़की बर्बाद हो जाएगी। शायद तुम सही कह रहे हो जेठी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक बार आप भी वार्निंग देते हुए जाना। सब सो जाओ विभा, गुड नाइट। नींद आए तो सोओ, अब तो गुड नाइट कहाँ होती है। मेरी तो हर रात नलिनी के भविष्य की चिंता में खराब हो रही है। कहते हुए विभा ने करवट बदली और लाइट्स ऑफ कर दी। कमरे में सुई गिरे तो सुनाई दे जाए ऐसा सन्नाटा छा गया। भाभी, भाभी, चीकू दौड़कर शिखा के पास पहुंचा। क्या हुआ चीकू? ये लो पहले चॉकलेट खाओ और बताओ ऐसे दौड़कर क्यों आए? थैंक्स भाभी, वो बाहर आपके पापा आ गए, ये कहकर चीकू भाग गया। क्या पापा आ गए? सचिन के आने की खबर से शिखा का चेहरा खिल उठा। तब तक गीता बुलाने आ गई। बेटा चलो रसोई पूजा करनी है। जी काकी। शिखा चुपचाप उनके पीछे चली गई। आज उसकी पहली रसोई थी तो गीता ने उसे प्रसाद बनाने का काम दे दिया और खुद इंडक्शन पर मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। जीवन भाई साहब, हम सब अग्रवाल के चलने के लिए तो तैयार है, पर वो हमसे मिलेंगे? शिवपाल ने पूछा। मैं रूपल को कहकर निकला था कि वो अग्रवाल से बात करके मिलने का समय तय कर ले। किया उसने? आज करेगी। वो उसके ऑफिस पहुंचने का वेट कर रही थी। घर पर नलिनी ने सुन लिया तो सचेत होकर नई कहानी गढ़ देगी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। शायद उसी का फोन होगा। जीवन, मोबाइल निकाल कर देखते हैं तो रूपल का ही है। हाँ बेटा, बात हुई क्या? हाँ पापा, बात हो गई। अंकल ने आज सबको आज शाम 5 बजे बुलाया है। ओके बेटा, शाम को बताता हूँ क्या हुआ। ओके पापा, बाय। रूपल फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। यशपाल जी, शाम 5 बजे चलना है हमें। ओके, आप दोनों सफ़र करके आए हो तो फ्रेश हो जाओ, चाय पर मिलते हैं। आओ सचिन। जीवन और सचिन मेहमानों के लिए बने कमरे की ओर बढ़ गए। गौतम घर पर हो क्या? पराग गौतम को फ़ोन करके पूछता है। हाँ, तू आ रहा है ना? मैं यहीं पास में ही हूँ, आया 5 मिनट में। ओके आजा। अब कौन आ रहा है? यशपाल ने पूछा। फोटो कांड का खुलासा करने पराग आ रहा है पापा। कल शाम को उससे बात हुई तो पता चला ये बात उसे भी पता चल चुकी है और बताने वाला भी मेरा दोस्त मानव है, जिसने नलिनी को सगाई वाला वेन्यू बताया था। मैंने उसे बुलाया है ताकि शाम को हम नलिनी के ये सच्चाई सबूत के साथ रख सके। ओ, तो नलिनी के साथ तेरा वो दोस्त भी मिला हुआ है? पराग आ गया पापा, ये तो यही बताएगा। आओ पराग। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो, मैं आता हूँ। यशपाल बच्चों के बीच से उठकर चले गए। और बता, तू ठीक है? पराग ने पूछा। हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुझे किसी से मिलवाना था इसीलिए घर बुलाया। किससे? तू खुद देख ले। चीकू, जाओ भाभी को पराग भैया के लिए पानी लेकर आने को बोलो। जी। चीकू अंदर भाग गया। थोड़ी देर में शिखा ट्रे में मिठाई और पानी लेकर आ गई। शिखा यहाँ? शिखा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर पराग ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारी शादी हो गई गौतम? हाँ, हमारी शादी हो गई। यही सरप्राइज देने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो तुम्हारी बातों ने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। ये कैसे हुआ? मानो तो कुछ और ही कह रहा था। तुम दोनों की शादी? हमारी शादी टूट गई। इस गलतफहमी में रूपल ने नलिनी को डाला ताकि शादी में वो कोई और बखेड़ा ना खड़ा करे। नलिनी शादी टूटने की खुशफहमी में इतनी खुश हो गई कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि ये रूपल की चाल भी हो सकती है। जो भी बात रही हो गौतम, मैं तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, पराग ने गौतम का हाथ पकड़कर कहा। थैंक्स, तेरी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। क्या? शाम को तुझे बहाने से मानव को नलिनी के घर लेकर आना है। मानव को नलिनी के घर क्यों? पराग गौतम हैरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला। वो इसीलिए। गौतम सारा घटनाक्रम बताता है। अब तो बता। इतना सब हो जाने के बाद चुप रहकर नलिनी की जिद को बढ़ावा देना हुआ ना? अंकल आंटी को भी पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी बाहर क्या क्या कांड कर रही है। ओह, बड़ी पागल है ये नलिनी। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं उसे लेकर पहुंच जाऊंगा। अच्छा चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर पराग वहां से चला गया। आपने बुलाया सर? जतिन ने केबिन में एंटर होते ही प्रश्न किया। आओ जतिन बैठो, 2 कॉफ़ी भेजना। रिसीवर उठाकर रिसेप्शन पर ऑर्डर देकर जगताप सीधे मुद्दे पर आ गए। जतिन, शादी के लिए मना करने के पीछे क्या वजह है वो मुझे जानना है। क्या करेंगे सर जानकर? बात इतनी आसान होती तो कल ही बता देता। आप मुझे भला बुरा कहकर आपसे दूर
कर दोगे चलेगा, मैं आपको सच बताकर दुखी नहीं कर सकता। आप माने या ना माने, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और सीखना चाहता हूँ, पर नलिनी के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, सच जानने के लिए मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा। 5 बजने वाले हैं, साथ में घर चलते हैं आज और साथ डिनर कर लो, फिर डिसाइड करेंगे हमें आगे बढ़ना है या नहीं। शादी से इनकार की क्या वजह, ये नलिनी और उसकी माँ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती है। ओके सर, मैं भी आपको सच बताकर अपना गिल्ट कम करना चाहता हूँ। यह कहकर जतिन चुपचाप कॉफ़ी पीने लगा। जगताप को जतिन का उदास चेहरा बहुत कुछ कहता नजर आ रहा था। पहले मिहिर, अब जतिन। इसकी आंखों की लालिमा बता रही है कि ये ठीक से सोया भी नहीं। मुझे तो इस बार भी नलिनी ही गलत नजर आ रही है। चले बरखुरदार। जगताप लैपटॉप बंद करके खड़े होकर बोले, या सर। जतिन भी उनके साथ बाहर निकल गया। थोड़ी देर में दोनों अग्रवाल मेंशन में थे। अरे जतिन, आओ बेटा, सोए नहीं क्या ठीक से? आंखें कितनी सूजी लग रही है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये माँ से सीधे आंटी। विभा, मेहमानों के नाश्ते का प्रबंध हो गया? जेठी ने बीच में बात काट दी। जी हो गया। आपने बताया नहीं कौन आ रहा है? विभा ने पूछा। थोड़ी देर बाद सब पता चल जाएगा। तुम्हारी लाडली घर पर है या कहीं निकल गई? अपने कमरे में है, बुलाऊं? ना अभी नहीं, पहले मेरे और जतिन के लिए कॉफ़ी ले आओ। तुम भी आ जाओ, शांति से कॉफ़ी पी ले, पता नहीं रात में गले से कोर भी ना उतरे। कहते हुए जगताप सोफे पर बैठ गए। विभा ने जगताप से बिना कुछ पूछे मेड को कॉफ़ी बनाने का आदेश दे दिया। जगताप और जतिन कॉफ़ी पीते पीते बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगे। ये देख विभा हैरान हो रही थी कि जेठी इतने सामान्य क्यों लग रहे हैं। ये जतिन से शादी के विषय में बात क्यों नहीं कर रहे। शाह, बाहर कुछ लोग आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है, जरूरी काम है। क्या करूं, भेज दूं या मना कर दूं? वॉचमैन ने आकर कहा। नाम बताया उन्होंने? हाँ, जीवन जायसवाल। अरे उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ, वो रूपल के पापा और काका है। मैं उनके कारण ही जल्दी आया हूँ। आपको कैसे पता ये लोग आ रहे हैं? विभा ने पूछा। रूपल का फोन आया था ऑफिस में। कुछ काम से आए हैं या मिलने? विभा ने फिर प्रश्न किया। ये तो मुझे भी नहीं पता। नमस्कार अग्रवाल साहब। जीवन ने अंदर आते ही अग्रवाल को नमस्कार किया। आप भी रूखा रूखा नमस्कार कर रहे हैं जायसवाल साहब। रूपल को मैंने कभी बेटी से कम नहीं समझा। आइए गले मिलिए। जगताप ने आगे बढ़कर जीवन को गले लगा लिया। नमस्ते भाभी जी। जीवन ने विभा को नमस्ते किया, फिर सचिन और यशपाल का परिचय जगताप से करवाने लगा। अग्रवाल साहब, ये मेरा छोटा भाई सचिन है और ये गौतम और ये इसके पिता और हमारे समधी यशपाल जी है। नमस्कार, बैठिए आप लोग और बताइए किस विषय में बात करना चाहते हैं आप लोग? हम आपकी बेटी। फिर जतिन को देखकर चुप हो गए। जतिन मेरा अपना बच्चा है, आप बेझिझक अपनी बात रखिए। गौतम, तुम नलिनी के दोस्त रहे हो, इसीलिए पहले तुम शुरुआत से अब तक का किस्सा कहो, फिर हम अपनी बात रखते हैं, यशपाल ने कहा। जी पापा, अंकल, मैं और नलिनी एक ही। फिर गौतम ने नलिनी के सभी कारनामों का जिक्र करना शुरू कर दिया, जिसे सुन विभा और जगताप के चेहरे का रंग उड़ गया, पर जतिन एकदम शांत बैठा सब सुन रहा था। अगर ये सच है तो इस बारे में रूपल ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? जगताप ने पूछा। वो आपको दुखी नहीं देखना चाहती थी अग्रवाल साहब। रूपल आपकी बहुत इज्जत करती है, इसीलिए उसने मिहिर की डिप्रेशन वाली बात भी आपसे छुपा ली। आपकी बेटी के दिए दर्द से उभरने में मिहिर को पूरा 1 साल लग गया था। क्या मिहिर डिप्रेशन में चला गया था? विभा, मैं अभी तक यही सोचकर चुप हो जाता था कि नलिनी जिद्दी है, इसीलिए उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। ये लड़की तो अपनी जिद के चलते दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने का काम करने लगी थी। जगताप दुखी होकर बोले। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा जेठी, मैं अभी नलिनी को बुलाकर पूछती हूँ। विभा आवाज लगाती उससे पहले गौतम ने रोक दिया। आंटी जी, अभी नलिनी को मत बुलाओ, मेरे 2 दोस्त और आ रहे हैं, वो आ जाए फिर आप नलिनी को बुला लेना। तुम्हारे दोस्त यहाँ क्यों? जगताप ने पूछा। अंकल, वो सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, नलिनी के भी दोस्त है। उनमें से एक के साथ मिलकर नलिनी मेरी शादी तोड़ने का प्रयास कर चुकी है, तभी पराग मानव के साथ एंटर होता है। अरे गौतम, तू यहाँ? मानव गौतम को देखकर चौंक गया और जतिन मानव को देखकर। अभी नलिनी कैसी है? क्या हुआ अचानक उसे? ये सुनकर गौतम समझ गया कि पराग उसे झूठ बोलकर यहाँ लाया है। नलिनी को कुछ नहीं हुआ मानव, तुझे यहाँ लाने के लिए पराग का छोटा सा झूठ था। झूठ वो क्यों? ताकि तुमसे उन फोटो का सच जान सके जो तुमने शिखा को भेजे थे। फोटो? कौन से फोटो? गौतम, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं शिखा को फोटो क्यों भेजने लगा? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। आंटी, अब नलिनी को बुला लीजिए, इन दोनों का सामना होगा तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। सुनो, जाओ जाकर नलिनी को बुला लाओ, बोलना उसके डैड ने बुलाया है, विभा ने मेड को भेजते हुए कहा।
नलिनी बिटिया, आपको अपने डैड बुला रहे हैं। हेडफोन लगाकर गाने सुन रही नलिनी को मैड इशारे से बोली। क्या हुआ, ऐसे इशारे क्यों कर रही है? बहरी नहीं हूँ, नलिनी हेडफोन हटाकर बोली। आपको आपके डैड बुला रहे हैं, जल्दी आइए। नलिनी के डर से मेड फौरन वापस लौट आई। ये डैड बिना जरूर उस बंदर को साथ लाए होंगे। नलिनी उठकर बाहर आई तो गौतम के साथ पराग मानव को अपने घर में देखकर चौंक उठी। मानव और पराग यहाँ? गौतम के पापा के साथ? रूपल के पापा और काका यहाँ क्यों आए हैं? कहीं गौतम डैड से हमारे लिए बात करने तो नहीं आया? यही बात होगी। गौतम, तुम यहाँ? तुमने चुपचाप शादी कर ली, हम दोस्तों को बुलाया भी नहीं। बधाई हो नई जिंदगी के लिए, नलिनी कहते हुए गर्व से आकर जगताप के बगल में बैठ गई। नलिनी, तुम सब जानते हो फिर भी अनजान बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही हो। एक्टिंग? मैं क्यों एक्टिंग करूंगी गौतम, और क्या है ऐसा जो मैं जानकर अनजान बन रही हूँ? शिखा को फोटो तुमने ही भिजवाए थे ना? मैं ठीक से शिखा को जानती नहीं, उसका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है, फिर शिखा को फोटो क्यों भेजूंगी? गौतम, मुझे लगा तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ओह, समझ गया, तुम्हें लगा अब तो मेरी शादी टूट गई है तो मजबूरन मुझे तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ेगा, है ना? मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ नलिनी? जगताप गंभीर और भारी आवाज में बोले। डैड, मैं खुद समझ नहीं पा रही। गौतम ऐसा क्यों बोल रहा है? ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? मानव, पराग, तुम कुछ बताओ। मैं क्या बताऊँ? ये बात तुम मुझसे नहीं, मानव से पूछो। उसने मुझे बताया था कि गौतम की शादी कैंसिल हो गई। ये खबर और किसी को तो छोड़ो, खुद गौतम को भी नहीं पता थी। और मानव को तुमने बताया था, राइट? गौतम ने पूछा। मैंने मानव से कुछ नहीं कहा गौतम, तुम अब बहुत आगे बढ़ रहे हो। डैड, मैं और मानव तो जाने कितने दिनों के बाद आज मिल रहे हैं, है ना मानव? यश अंकल, हम दोनों काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। मानव झूठ बोला। तुमने गौतम और शिखा को टक्कर मारी, इस बात में कितनी सच्चाई है? टक्कर? कैसी टक्कर डैड, आप इन लोगों की बातों पर भरोसा करके मुझसे सवाल कर रहे हैं? डैड, मैं शिखा से कुछ देर के लिए मिली थी, वो भी रूपल के रिसेप्शन पर। वहाँ पूरे टाइम मैं आपके साथ थी। तुम्हारे कहने का मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं? जगताप ने पूछा। यस डैड, इनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इनके बेटे की शादी टूट गई तो ये सब उस बात को मुझसे जोड़कर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने यहाँ चले आए। नलिनी को इतनी सफाई के साथ झूठ बोलते देख जतिन हैरान था। हम फ्रस्ट्रेशन निकालने आए हैं? अच्छा, तो तुम ये बता दो कि मेरी शादी टूट गई, तुम इस बात को लेकर इतना श्योर कैसे हो? और तुम्हें मेरी शादी हो रही है या नहीं, इस बात की जानकारी कैसे मिली? मैं और मेरे परिवार में यहाँ किसी को भी नहीं बताया था कि हम शादी के लिए जा रहे हैं। फिर तुम्हारे दिमाग में शादी टूटने वाली बात आई कैसे, यही बता दो, गौतम ने पूछा। वो मुझे मानव से पता चला था कि तुम शादी करने के लिए नासिक गए हो। नलिनी सफाई से झूठ बोल रही थी। हमारे घर के रखवाली कर रहे मानिक काका तो तुम्हारा नाम ले रहे थे। वो मेरा नाम कैसे ले सकते हैं? मैंने तो उन्हें अपना परिचय दिया ही नहीं था। नलिनी गौतम की बातों में उलझकर सच कह गई, बोल गई सच। अंकल, मेरी शादी नासिक में हो रही है, ये बात इसे हमारे घर की रखवाली कर रहे मानिक काका से पता चली थी। तुम उनसे मिली, इस बात की पुष्टि उन्होंने तुम्हारी फ़ोटो देखकर कर दी थी नलिनी। अब तुम दोनों फ़ोटो का सच भी कह दो, गौतम ने कहा। मैं तब से वैसे ही वहाँ से गुजर रही थी तो तुमसे मिलने चली गई थी गौतम। सच कह रही हूँ मैं, मुझे फ़ोटो के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुम मेरे मंगेतर के सामने मुझे जलील करके मेरी शादी तोड़ना चाहते हो। सॉरी नलिनी, तुमसे शादी न करने का डिसीजन मैं पहले ही ले चुका था। अब तुम्हारा यह सच जानकर तुमसे शादी कौन करना चाहेगा? इतनी देर से मौन बैठे जतिन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जतिन, ऐसा क्यों कह रहे हो? 4 दिन बाद हमारी शादी है। तुम मुझे बीच भंवर में नहीं छोड़ सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। जतिन, एक और झूठ। नलिनी, तुम इतना झूठ कैसे बोल लेती हो? सर, आप पूछ रहे थे ना मैं शादी से इनकार क्यों कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ी वजह। मैं आप लोगों के लिए बहुत दुखी हूँ कि आपकी अच्छाई को ये लड़की अपने काले कारनामों में दागदार कर रही है। क्या कहा तुमने? प्यार? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हाँ, प्यार। जरा बताओगी ये कैसा प्यार है नलिनी? मुझे तो तुम्हारे झूठ पर भी अब हंसी आ रही है, कहकर जतिन फिर से हंस पड़ा। जतिन, तुम गौतम की बातों में आकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जतिन हर तरफ से आरोप सुनकर गुस्से से लाल हो रही थी। जतिन, तुम नलिनी से शादी नहीं करना चाहते न सही, पर ऐसे आरोप तुम न लगाओ। विभा बेटी को परेशान होते देखकर परेशान हो उठी।
अग्रवाल साहब, हम लोगों का यहाँ आने का मकसद आप लोगों को अपमानित नहीं करना था। नलिनी की हरकतों ने हमें अंदर तक डरा कर रख दिया। हमें हर पल यही डर लगता है कि यह फिर कोई नया कांड कर मेरे बेटे बहू को कोई नुकसान न पहुँचाए। मेरे बहू और बेटे को आगे कोई तकलीफ ना हो, बस यही आश्वासन चाहिए हमें। बहू, गौतम तुमने शादी कर ली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने उस लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट किया। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। शिखा को बीच में मत लाओ नलिनी। और रही रिजेक्ट की बात, तो ये तुम्हारी जिद का नतीजा है जो आज हम अलग अलग हैं। और मैं तुम्हारा असली चेहरा देख अपने उस डिसीजन पर बहुत खुश हूँ। गौतम ने कहा, खुश तो हो गई ही, शादी जो हो गई। मेरी शादी ना हो इसीलिए तुम अपने कुनबे को लेकर मेरी जिंदगी तबाह करने आ गए। तुम मुझे गलत समझ रही हो नलिनी। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम दुखी हो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। मैं यहाँ तुम्हारी शिकायत करने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाने आया हूँ। नलिनी, अब तो छोड़ दो अपनी जिद और आगे बढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नुकसान पहुँचाने की तुम्हारी यह जिद तुम्हें अपनों से दूर ले जाए। मैं अपनी खुशी का ध्यान रख सकती हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। तुम्हें क्या सिखा सकता है नलिनी? तुम अपने पावर पेशे के घमंड में इतनी चूर हो कि तुम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो, यहाँ तक कि खुद को भी। पहली शादी तुम्हारी जिद में टूटी, तुम भी मुश्किल में पड़ी। दूसरी बार मिहिर की जिंदगी तबाह की, अब जतिन के साथ भी वही सब कर रही हो। क्यों नलिनी? क्यों ठहराव पसंद नहीं है तुम्हें? जतिन अब क्या खाक शादी करेगा मुझसे? तुमने कर दी मेरी जिंदगी खराब। तुमने शिखा को फोटो भेजकर अच्छा किया था क्या? अंकल, जब साथ में मैं हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे, ये फ़ोटो उस टाइम की है। और ये वो फ़ोटो है जो शिखा को भेजी गई है ताकि मुझे गलत समझकर शिखा शादी से इनकार कर दे। वो तो भला हो रूपल का, जो उसके पास ये फ़ोटो पहले से मौजूद थे। उसने ये फ़ोटो दिखाकर शिखा को विश्वास दिलाया कि मेरी ज़िंदगी में नलिनी के अलावा और कोई नहीं था। फिर वही बात, डैड फ़ोटो मैंने नहीं भेजी। नलिनी फिर अपनी बात पर अड़ी। ये झूठ बोल रही है सर, फ़ोटो इसने ही भेजी है, जतिन ने कहा। जतिन, तुम हमारे मैटर में मत बोलो, नलिनी ने टोका। बोलूँगा, आज सब बोलूँगा। सर, 2 दिन पहले नलिनी और मानव कैफ़े में मिले थे। वहाँ मैं भी अपने क्लाइंट के साथ बैठा था। मेरी पीठ इनकी ओर थी, इसीलिए नलिनी का ध्यान मेरी ओर नहीं गया। नलिनी ने मानव को फ़ोटो भेजने के लिए शाबाशी देते हुए उसे उन पैसों का भुगतान किया जिसके बदले में मानव ने ये काम किया था। जाने से पहले मानव ने नलिनी से सवाल किया कि अब उसकी शादी होने जा रही है तो वो गौतम के पीछे क्यों पड़ी है। जवाब में नलिनी ने कहा कि डैड ने उसके गले में लंगूर बांध दिया है, तो क्या करूं? शादी करनी ही पड़ेगी। उसे मेरी शक्ल से नफरत है। वो ये शादी आपकी धमकी की वजह से कर रही है। अब आप बताइए, ये सुनकर मैं इससे शादी कैसे कर लूं? नलिनी, तुमने मुझे आज बहुत शर्मिंदा कर दिया। विभा, इससे कहो कि ये हमसे, हमारी ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाइए। इतना सब सुनकर मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। डैड सॉरी। जतिन, डैड से कहो ना मुझे माफ़ कर दे। डैड, मैं खुशी खुशी जतिन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मॉम, डैड को समझाइए ना। गौतम, अब हमें चलना चाहिए, कहते हुए यशपाल खड़े हो गए। पापा, बस 1 मिनट। अंकल, आप नलिनी को अपने से दूर मत कीजिए। वो जिद्दी है पर आपकी बेटी है, आपको उसे सही राह दिखानी चाहिए। मैं थक गया हूँ गौतम। इस लड़की को तुम्हें जो सज़ा देनी है दो। फ़ोटो भेजने के जुर्म में जेल भेजना है तो भेज दो। इसे कहो अभी के अभी यहाँ से चली जाइए। इसने हमें समाज में मुँह दिखाने लायक वैसे भी नहीं छोड़ा। डैड प्लीज़। नलिनी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। मुझे इसे कोई सज़ा नहीं दिलवानी अंकल। जेठी, नलिनी नादान है, उसने जो किया बहुत गलत किया। आप बाप होकर उसे इतनी कठोर सजा मत दो। विभा बोली। आंटी, सजा तो मिलनी चाहिए। नलिनी ने मानव के साथ मिलकर बहुत गलत काम किया है। मानव ने इसका साथ इसीलिए दिया क्योंकि वो उसे मन ही मन पसंद करता था। इन दोनों की अब एक ही सजा है कि इनकी आज और अभी शादी करा दीजिए। शादी की तय तारीख पर रिसेप्शन कर देना। मुझे गौतम का आइडिया सही लगा सर। नलिनी के लिए यही सजा बेहतर होगी। सबने गौतम की बात का समर्थन किया तो विभा भी बोली। जेठी, बेटी को खुद से दूर करके ना तुम खुश रहोगे ना मैं। गौतम सही कह रहा है, इसने हीरे ठुकराए हैं तो अब पित्तल से सब्र करे। आप पंडित को फ़ोन करके बुलाइए। नहीं मोम, आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नलिनी ने तमक कर कहा। तो फिर इसी समय निकल जाओ मेरे घर से, दरवाज़ा उधर है। जगताप चिल्लाए। डैड, नलिनी उनका गुस्सा देखकर सिहर गई। इसे तैयार करो विभा। मोम, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। शादी नहीं करेगी तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? जगताप गुस्से से बोले।
अंकल मुझे माफ़ कर दो गौतम, मैंने जो किया नलिनी के कहने पर किया। मैं नलिनी को पसंद ज़रूर करता हूँ, पर अपने माता पिता के बगैर शादी कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारे माता पिता को फ़ोन करके अभी के अभी यहाँ आने को कहो, उन्हें भी तुम्हारी करतूत पता चले, जगताप ने कहा। गौतम इसके माता पिता को बुलाओ। जतिन तुम पराग इसे तैयार करके ले आओ। जतिन के लिए लाई शेरवानी इन्हें दे दो। विभा गोविंद इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। गौतम तुमने ये अच्छा नहीं किया। विभा के साथ जाती नलिनी गौतम से बोली। थोड़ी देर में पंडित आ गया। मोम आप भी उन लोगों की बातों में आ गई। तुमने अपना पक्ष रखने के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी। देखो नलिनी, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जतिन तुम्हारी सच्चाई जानकर तुमसे शादी करने से रहा। दर दर भटकना है तो तुम मना कर सकती हो, नहीं तो चुपचाप शादी कर। मैं मानव को घर जमाई बनाने के लिए तुम्हारे डैड को समझा लूँगी। तुम्हें उसके घर नहीं रहना पड़ेगा। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदी नलिनी जगताप की प्रॉपर्टी से बेदखल होने के डर से चुपचाप तैयार हो गई। मानव तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मानव के माता पिता ने आते ही सवाल किया। मैं बताता हूँ, जगताप ने कहा और उन्हें मानव और नलिनी की फ़ोटो वाली घटना के बारे में बताते हुए कहा, आपको आपके बेटे के लिए ये सज़ा चाहिए या जेल वाली? अग्रवाल साहब, आपको जो सज़ा देनी है दो। हम गरीब लोगों के पास इज्जत के अलावा और कोई दौलत नहीं। ये जेल गया तो बेटी की शादी करना मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने भी बदनामी के डर से हथियार डाल दिए। लैपटॉप के जरिए रूपल और वानी भी इस शादी में शामिल हो गई थी। देखा वानी, इसने गौतम के लिए मुझे, मिहिर और अब जतिन को छोड़ा। इसे बदले में मिला क्या? बुरे कर्मों का फल ऐसे मिलता है। नलिनी की ये दशा देखकर यश मन ही मन खुश हो रहा था। रूपल, मुझे ये सही नहीं लगा। बिना प्यार के नलिनी इस लड़के के साथ खुश कैसे रहेगी? मिहिर ने कहा। तुम्हें उसके लिए बड़ा बुरा लग रहा है? अभी भी उसके लिए कुछ है क्या दिल में? अरे यार, उसके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है अब। मैं तो नलिनी की आदतों को जानते हुए बस अपनी बात कह रहा था कि ये जिद्दी लड़की उस लड़के के साथ कैसे निभाएगी। मिहिर ने सफाई दी। वैसे ही जैसे दो अनजान शादी के बंधन में बंधकर अपने आप को एक दूसरे के प्रति ढाल लेते हैं। ये नलिनी है, ये अंकल की वजह से शादी भी कर लेगी तो भी अपने आप को नहीं बदलेगी, रूपल ने कहा। बस गौतम के पीछे अब ये ना पड़े, बाकी मुझे क्या, मुझे तो इसकी बेबसी पर हंसी आ रही है, मिहिर ने हंसते हुए कहा। क्या आप भी मिहिर? रूपल ने टोका। ओ सॉरी। मिहिर चुपचाप बैठ गया। चंद घंटों में नलिनी की जिद आंसुओं के साथ बहकर जमीन में मिल गई। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी गौतम, तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। गुस्से में दांत पीसती हुई नलिनी मन ही मन गौतम को कोसते हुए मानव की ब्याहता बन गई। मैंने इस लड़की के लिए ढेरों सपने अपनी खुली आंखों से देखे थे विभा। नलिनी की शादी इस तरह से होगी ये कभी नहीं सोचा था। लोग कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, शायद इसकी किस्मत में मानव ही लिखा था। पत्नी से बात करते जगताप उसकी शादी होते देख अपने दिल को समझा रहे थे कि शायद यही इसकी किस्मत में लिखा था। इससे तो जतिन ही अच्छा था, उसका कोई वजूद तो था। क्या है मानव के पास? कुछ भी तो नहीं। मैं इसके माचिस जैसे घर में 2 मिनट नहीं रुक सकती। जिस लड़के को तुच्छ समझकर झिड़कती रही वही उसकी मांग का सिंदूर बन गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे नलिनी की जिद ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी और उसे मानव जैसे लड़के से लास्ट में शादी करनी पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और हाँ, नलिनी जैसी लड़कियां अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बदलती। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।